अस्सलाम वालेकुम। आज नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या है? क्या हम अब किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से? ओके। तो जो पहली हमारे पास एप्लीकेशन है वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम इससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। भई एक रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, या वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या वो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, किस डायरेक्शन में वो रिएक्शन जाएगा, ओके? तो नंबर 1 हम इसे मालूम कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, जो अगर आप डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो उससे पहले हम छोटी-सी एक्सप्लेनेशन करेंगे और वो ये है कि भई सपोज़ टू हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, ओके? ये A प्लस बी ये दोनों जब एक रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं सी प्लस डी बनाते हैं। और यहाँ पर जो Kc की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सपोज़ टू C की वैल्यू मैं पहले नहीं लिखता। ये रिएक्शन है। अच्छा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जब तब तब जाएगा इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन तब जाएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ऐसा या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो तभी हम केसी में इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को केसी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए एंड बी, ओके। अच्छा, अब सपोज टू यहाँ पर केसी की वैल्यू हमारे पास है, केसी की वैल्यू यहाँ पर 50 है, ओके। केसी की वैल्यू हमारे पास 50 है, 25 डिग्री से 8 25 डिग्री से टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सी और डी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। और ए और बी हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स है, ओके। अच्छा, इससे अगर हम आगे जाएँ, ये तो हमारे पास केसी होता है, ओके। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब आती है? जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुँच जाए। जब एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुँच जाए तब हम इसकी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जब हम डिवाइड करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट की वैल्यू होगी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी हमारे पास, ओके। ये चीज़ तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। अच्छा, अब दूसरी बात, एक और चीज़ मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा वो है रिएक्शन कोएफ़िशिएंट। क्या? रिएक्शन कोएफ़िशिएंट। अच्छा, रिएक्शन कोएफ़िशिएंट को हम जो है ना ये भी लिख सकते हैं रिएक्शन कोएफ़िशिएंट को हम Q से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते हैं इसको Q से, ओके। हम इसको Q से डिनोट करते हैं रिएक्शन कोएफ़िशिएंट को। रिएक्शन कोएफ़िशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से, QC से, ओके। QC से हम उसको डिनोट करते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन कोएफ़िशिएंट क्या होता है? ये भी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, ओके, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो है, ओके। रिएक्टेंट्स। अब आप कहेंगे सर अगर ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो है, रिएक्शन कोएफ़िशिएंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो जो है ना वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो है। तो रिएक्शन कोएफ़िशिएंट में और क्यूसी में फ़र्क क्या है? क्यूसी और अ, केसी में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि भई केसी हम तब तब निकालते हैं जब एक इक्वेशन या एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो तब भी हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो निकालते हैं। वो जो वैल्यू होती है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कहते हैं। लेकिन रिएक्शन कोएफ़िशिएंट जो है वो हम तब निकालते हैं, वो हम किसी भी मोमेंट पे निकाल सकते हैं। देखो केसी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ज़रूरी था कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाए, तभी आपने रेशियो निकालनी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। लेकिन क्यूसी के लिए कोई शर्त नहीं है।
आप किसी भी टाइम पर जो है ना रिएक्शन की जो रेशियो निकालते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, उसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो लिख लें, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट हम कब निकालते हैं? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ओके? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी लम्हे आप जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिवाइड करो, रेशियो निकालो, जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट कहेंगे। अच्छा, और क्यूसी जो है हमारे पास, क्यूसी को सॉरी केसी को हम तब कब कब निकालते थे या कब कहते थे? ये एक डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डेफिनेट टेम्परेचर, ओके? एक डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है केसी, न्यूमेरिकल वैल्यू एट डेफिनेट टेम्परेचर। डेफिनेट मतलब एक बिल्कुल ख़ास वैल्यू, जैसे कि 50 केसी यहाँ पर 50 के इक्वल था और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 50 जो है ना एक डेफिनेट वैल्यू है और 25 एक डेफिनेट टेम्परेचर है। तो अभी समझ में आ गई कि क्यूसी और केसी में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, एक ये जो है ना वो डिफ़रेंस है इनके बीच में। और एक और चीज़ भी आप लिख सकते हो कि डज़ नॉट टेल द रेट ऑफ़ रिएक्शन। ये हमारे पास क्या केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें रेट के बारे में बताता है? नहीं, रेट के बारे में नहीं बता सकता। ओके, does not tell us about the rate of reaction। और दूसरी बात, ये केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not tell us about the rate of reaction। अच्छा, अब हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, ओके? कुछ केसेस है, सपोज टू केस नंबर 1, ओके? हमारे पास केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब इस केस नंबर 1 में है क्या, ओके? इसको अभी समझ। अच्छा, सपोज टू कोई रिएक्शन है, उसमें जो है ना जो क्यूसी की वैल्यू है वो बड़ी है बनिस्बत एक, ये छोटी है। क्यूसी की वैल्यू क्या है? छोटी है, किस चीज से? केसी से। ये जो लेस देन, ये जो है ना वो निशान किसका होता है? लेस देन का होता है। कि क्यूसी की वैल्यू लेस देन है केसी से, ओके? तो इस चीज से हमें क्या पता चलेगा कि अगर क्यूसी की वैल्यू लेस देन है केसी से, अगर अगर अब देखो रिएक्शन क्या करना चाहता है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जाना चाहता है ना। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाना चाहेगा तो आप मुझे बताएं, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा कि वो क्या हो जाए, कि वो केसी के बराबर हो जाए? अब देखो, सपोज टू मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, ओके? ए प्लस बी इस तरह से, ओके? सी प्लस डी, ओके? सी प्लस डी। अगर आपने केसी निकालनी है, इसको मैं दोबारा मिटाता हूँ, अगर आपने केसी निकालनी है तो केसी के लिए ये होता है, नहीं होता कि इसे इधर लोगे, ओके? अब सपोज टू मेरे पास प्रोडक्ट जो है ना वो 100 मोल के बराबर है। कितने? 100 मोल के बराबर है। और रिएक्टेंट जो है वो मेरे पास 20 मोल के बराबर है। 20 मोल, मोल डेसीमीटर क्यूब, ओके? अच्छा, तो केसी की वैल्यू सपोज टू एक रिएक्शन के लिए जो है ना वो क्या है? 2 1 2 एंड 2 5 हमारे पास क्यूसी की वैल्यू 5 है। कितनी है? 5 है। क्यूसी की वैल्यू क्या है? 5 है। अब अब ये ऊपर वाले प्रोडक्ट्स थे? नहीं थे, बिल्कुल ये ऊपर वाले प्रोडक्ट थे, क्योंकि ऊपर ऊपर प्रोडक्ट होते हैं और नीचे रिएक्टेंट होते हैं। नीचे क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है, सपोज टू। अब ये तो केसी की वैल्यू है एक रिएक्शन की। अगर अगर मैं एट द मोमेंट सपोज टू रिएक्शन चल रहा है और ऊपर जो है ना वो कितने मोल है हमारे पास? 80 मोल है। कितने? 80 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय नीचे जो है हमारे पास 40 मोल डेसीमीटर क्यूब, ओके? डेसीमीटर क्यूब। अब 14 1 एंड 14 2 ओके?
अब यहाँ पर जो है ना, ये देखो ये क्यूसी ये केसी की वैल्यू नहीं है, ये मैंने रिएक्शन का वो किसी एट द मोमेंट मैंने कोई प्रोडक्ट और रिएक्टेंस एट द मोमेंट इक्विलिब्रियम पर मैंने ये जो वैल्यूज़ मैंने लिए थे ऊपर वाले वैल्यूज़, ये मैंने इक्विलिब्रियम के जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो है ना वो इतनी कंसंट्रेशन थी। अब ये जो मैंने लिया है, ये एट द रैंडम मोमेंट मैंने लिया है। जब रैंडम मोमेंट के लिए एट द एनी मोमेंट जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की रेशियो लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूसी बोलते हैं या नहीं बोलते? तो ये क्यूसी के इक्वल है, केसी के इक्वल नहीं है। ओके? तो इनकी वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर तो क्यूसी किस के बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। किस चीज़ के बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। अब आप लोग मुझे बताएँ, क्यूसी लेस देन क्या क्यूसी लेस देन 5 है या नहीं है? क्यूसी लेस देन 5 है या नहीं है? देखो क्यूसी जो है ना लेस हो गया, क्यूसी 2 है और केसी 5 है, लेस देन केसी हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब रिएक्शन तो ये करना चाहेगा कि भई वो क्या हो जाए, वो क्यूसी बिल्कुल इक्वल हो जाए केसी के, क्योंकि रिएक्शन का अल्टीमेट गोल मकसद यही होता है कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इक्विलिब्रियम पर आने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को जो मैंने पहले वाला रिएक्शन बताया था, ये वाला रिएक्शन जो था A प्लस B इस तरह से C प्लस D रिएक्शन किस किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा? भई जो है ना वो क्यूसी इक्वल हो जाए केसी के। मुझे बताओ। भई रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, सी प्लस डी की तादाद को ज़्यादा करेगा। ये देखो यहाँ पर 80 है ना, 80 है, प्रोडक्ट्स 80 है। ये प्रोडक्ट जो है ना 80 मोल डेसीमीटर क्यूब है। प्रोडक्ट को 100 करना पड़ेगा। तो 100 करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, नहीं जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, नहीं जाएगा? बिल्कुल रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो इस चीज़ से हमें ये पता चल जाता है कि अगर क्यूसी लेस देन केसी हो या केसी ग्रेटर देन क्यूसी हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? द नेट रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाना चाहेगा? ताकि इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? जब रिएक्शन क्यूसी के बराबर होता है। क्यूसी ओके? बात समझ में आ गई? क्यूसी नहीं सॉरी केसी के बराबर होता है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा भाई? नेट रिएक्शन निकले नेट रिएक्शन ये केस नंबर 1 है। फिर नेट रिएक्शन क्या करेगा? विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा ये बात हो गई। अब दूसरा दूसरा केस हम पढ़ते हैं। पहला केस हमने पढ़ लिया। सपोज टू केस नंबर 2 हमारे पास है। केस नंबर 2 ओके। अब केस नंबर 2 नंबर 2 अगर अगर हमारे पास QC ग्रेटर हो गया QC ग्रेटर हो गया देन KC। इसका मतलब क्या है? QC ग्रेटर है KC से। QC ग्रेटर है KC से। मतलब ये है कि भई आपने रिएक्शन को अगर क्यूसी ग्रेटर है क्यूसी से सपोज टू आपने एट द मोमेंट कोई रिएक्शन हो रहा है, आपने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को जो है ना डिवाइड कर दिया। प्रोडक्ट चाहे उस रिएक्शन के और रिएक्टेंट्स चाहे जब आपने देखा तो केसी की वैल्यू अगर 50 है हमारे पास, अगर इस रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू 50 होती है, केसी की वैल्यू हमारे पास अगर 50 होती है, लेकिन उसके अगर जब आपने देख लिया तो जो है ना वो रिएक्शन की वैल्यू 50 नहीं आ रही, बल्कि जब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू कितनी आ रही है? 100 आ रही है। कितनी आ रही है? 100 आ रही है। 100 आ रही है। तो आप क्या कहेंगे कि भई सब वैल्यू केसी की वैल्यू है? नहीं, सब वैल्यू केसी की नहीं, क्यूसी के हैं, क्योंकि केसी की वैल्यू तो 50 होती है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो केसी की वैल्यू 50 होती है। अब ये 100 क्या है? 100 जो है ना वो रिएक्शन कोएफ़िशिएंट है। वो रिएक्शन कोएफ़िशिएंट है, वो क्यूसी की वैल्यू नहीं है। तो क्यूसी की वैल्यू सपोज़ टू हमारे पास 100 है। 100 है। अब अब सपोज़ टू मेरे पास अब मैं बताता हूँ कि क्या सीन है। अब सपोज़ टू मेरे पास एक रिएक्शन है, ओके? Kc की वैल्यू इस तरह से हम निकालते हैं कि 100 मोल जो है ना ऊपर है, 100 मोल डेसीमीटर क्यूब ऊपर और नीचे हमारे पास 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब नीचे है, 2 वन्स आर एंड 2 फिफ्टीज़ आर। तो Kc की वैल्यू 50 आ गई हमारे पास। कितनी आ गई? 50 आ गई। 50 आ गई।
एक रिएक्शन है, ओके? ए प्लस बी वाला रिएक्शन है। अब जब आप देखोगे ये तो केसी की वैल्यू होती है इस रिएक्शन के लिए। सपोज़ टू एक रिएक्शन है मेरे पास H2 प्लस I2, ओके? और ये जब बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं 2HI बनाते हैं, 2HI बनाते हैं। ये इस रिएक्शन की क्यूसी की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है, 50 होती है। केसी की वैल्यू 50 होती है। जब आपने इस रिएक्शन को एट द मोमेंट किसी भी मोमेंट पर आपने उठा लिया, आप ये नहीं देख रहे हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। बस आप वैसे ही उठा रहे हो, किसी भी टाइम पर आपने उठा लिया। जब आपने उठाया तो आपने देखा कि भई क्या हो रहा है इधर? जब आपने उठा लिया तो इधर ऊपर 200, ओके? 200 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू और नीचे मेरे पास क्या है? एज़ अपोज़ टू 400, ओके? 400 मोल और नीचे मेरे पास 4 मोल आ रहे हैं। नीचे मेरे पास 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू आ रही है। 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू हमारे पास आ रही है। अच्छा, जब इन दोनों को 4 वन ज़ा 4, 400 सा, तो आप देखोगे कि भई यहाँ पर तो अ, वैल्यू जब आप प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उठाते हो, ये मैंने प्रोडक्ट की उठाई 400 मोल और जो है ना HI और I2 की मैंने 4 मोल लिया। जब आपने देखा तो ये तो 100 की वैल्यू आ रही है। 4 वन ज़ा 100, ये तो 100 आ गया। ये तो 100 आ गया। आप कहेंगे भई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो इस रिएक्शन के लिए 50 होती है, ये 100 कैसे आ गई? अब 100 क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है? नहीं, ये रिएक्शन कोएफ़िशिएंट की वैल्यू है। ये रिएक्शन कोएफ़िशिएंट की वैल्यू है। ये रिएक्शन कोएफ़िशिएंट की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? रिएक्शन कोएफ़िशिएंट की वैल्यू है। अच्छा, आप लोग अभी मुझे बताया, क्या क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा है, नहीं है? ये वाला केस, बिल्कुल यही वाला केस है। अच्छा, अब आप क्या करोगे? अब रिएक्शन कहाँ पर कोशिश करेगा? रिएक्शन क्या करना चाहता है? रिएक्शन ये चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम में चला दे, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में तब चला जाएगा, जब क्या होगा? जब ये जब केसी की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, कि इक्विलिब्रियम में तब जाएगा कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए ना, 50 आ जाए, तो ये रिएक्शन क्या करेगा? तो ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा? आप लोग मुझे बताएँ। रिएक्शन इस तरफ जाएगा या इस तरफ आना चाहेगा? देखो, ये रिएक्शन अगर आगे जाएगा, तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। हमें प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, प्रोडक्ट्स हमें कम चाहिए, 100 चाहिए या फिर तो 400 है क्यूसी के ऊपर। तो रिएक्शन रिएक्शन किस जानिब जाएगा? रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में जाएगा। ये रेड का जो मैं लगा रहा हूँ, रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों इस डायरेक्शन में जाएगा? ताकि प्रोडक्ट्स कम हो जाए, ताकि प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हो जाए? कम हो जाए। ताकि प्रोडक्ट हमारे पास कम हो जाए। जब प्रोडक्ट कम होंगे, तभी तो हमारे पास क्या होगा? तभी तो हमारे पास वैल्यू 100 के बराबर आ जाएगी जब हम डिवीज़न करेंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना? तो ये सीन होता है यहाँ पर, ओके? और दूसरी बात जो समझने की है, वो ये है कि भई फिर रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, तो नेट मोमेंट क्या रिएक्शन का हो जाएगा? नेट रिएक्शन लिख लो, नेट रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा। ये केसेस थे। अब अब केस नंबर 3 है मेरे पास, केस नंबर 3, केस नंबर 3। अच्छा, केस नंबर 3 में ये है कि क्यूसी इक्वल है केसी के। क्यूसी इक्वल है केसी के, ओके? अब क्या रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, रिवर्स में जाएगी? रिएक्शन अभी फॉरवर्ड में भी जाएगा, रिवर्स में भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि क्यूसी जो है ना वो केसी की इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम का जो है ना वो है ना कंडीशन है। तो लिख लो कि तो अब यहाँ पर क्या होगा कि भई रिएक्शन इज़ नाउ एट या तो किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा या दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ओके? एट इक्विलिब्रियम इज़ एट इक्विलिब्रियम, ओके? तो ये केसेस थे। अच्छा, एक एप्लीकेशन हमने ये पढ़ लिया कि हम डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं केसी की वैल्यू से। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या है हमारे पास? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। अच्छा, मैं देख लूँ रिएक्शन और ये रिकॉर्डिंग है नहीं। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पढ़ेंगे, ओके? कि भाई एक्सटेंट तरह से एक और एप्लीकेशन है। एक तो हमें डायरेक्शन के बारे में जो है ना वो बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, ओके?
तो लिख लें भाई एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब क्या है? एक्सटेंट मतलब हद, कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, या रिएक्शन किस हद तक इनकम्प्लीट है, या किस हद तक मुकम्मल है, किस हद तक नामुकम्मल है। ओके, इस बारे में भी हमें क्या बताता है, क्यूसी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ओके, सही है। अच्छा, इसको हाईलाइट करते हैं। मेन टॉपिक है हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब सपोज टू मैं एक यहाँ पर कुछ केसेस, अभी इसके भी कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। ओके, केसी के हमें पता है कि भाई केसी हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। ओके, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है कि भाई क्या, अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा होंगे एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा, ये चीज हमें पता है, कैसे हमें क्या बताता है, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि केसी और प्रोडक्ट के आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्यूसी और रिएक्टेंट्स के आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला केस तो ये है भाई, अगर हमारे पास केसी है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स के। अच्छा, ये चीज हमें क्या बता, अगर केसी ज्यादा प्रोडक्ट भी ज्यादा, अगर केसी ज्यादा तो हमारे पास प्रोडक्ट्स भी क्या, ज्यादा। एक तो ये चीज हमें पता है, और दूसरी चीज जो हमें बता रहा है ये इक्वेशन ऊपर वाला, वो ये है कि अगर केसी का सो केसी का हमारे पास रिएक्टेंट्स के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। इनवर्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर केसी ज्यादा तो रिएक्टेंट्स कम, तो रिएक्टेंट्स हमारे पास कम होंगे। ये तो ये केस है, और दूसरा केस ये है कि अगर केसी कम तो रिएक्टेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक और चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन होता है। जो चीज जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उसका मतलब वो कम रिएक्टिव है। ये नेचर काला है, जो बंदा स्टेबल होता है वो इधर उधर नहीं, छलांग नहीं लगाता। ओके, जो लोग अनस्टेबल होते हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं और इधर उधर लोगों को चढ़ते रहते हैं। ओके, जो स्टेबल बंदा होता है वो अपने आप में मगन होता है, वो किसी के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं होता। तो सेम ईयर कंपाउंड्स के साथ भी ऐसा है कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी का बिल्कुल ही इनवर्स रिलेशन है किस चीज के साथ, रिएक्टिविटी के साथ। ओके, रिएक्टिविटी के साथ स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। और स्टेबिलिटी का हमारे पास एग्जिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जो चीज एक रिएक्शन में ज्यादा पाई जाएगी, एग्जिस्ट मतलब पाया जाना, एग्जिस्टेंस, जो चीज एक रिएक्शन में ज्यादा पाया जाएगी इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा स्टेबल है, और जो चीज रिएक्शन में कम पाई जाएगी उसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो अनस्टेबल है, वो किसी और के साथ रिएक्शन करके जाया हो गई। जो स्टेबल होती है वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती है, वो बनती रहती है, ज्यादा बनती रहती है। अगर रिएक्शन करती भी है तो बहुत कम करती है। ओके, तो अभी कुछ केसेस हैं। नंबर वन मेरे पास, नंबर वन है कि भाई इफ केसी इज लार्ज, इफ केसी इज वेरी लार्ज, इसको इधर लिखते हैं, केसी इज नंबर वन। अब कुछ केसेस हैं, नंबर वन केस ये है कि इफ केसी इज वेरी लार्ज, इफ केसी इज वेरी लार्ज, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका क्या मतलब होता है। अब पहले इस मतलब को समझते हैं, फिर बाद में और उस पे आते हैं। तो इस चीज का क्या मतलब होता है, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा हो गई, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, मैं समझाता हूँ। एक रिएक्शन है मेरे पास, सपोज टू मेरे पास इधर दो दाने ओजोन है, O3 ओजोन का फार्मूला होता है, ये गैस की शक्ल में होता है। ओके, ये जब आगे रिएक्शन करती है तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास तीन दाने
O2 बनते हैं, 3 दाने क्या ए बी गैस है, ओके। अब इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू 8 इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकलती है? वैल्यू हमारे पास देखती है इक्विलिब्रियम पर, ओके, इक्विलिब्रियम में तो वैल्यू हमारे पास निकल आती है इधर 10 रेज़ टू पावर 55 825 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 825 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इक्विलिब्रियम पर जब ये वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में अगर आप प्रोडक्ट्स और रिएक्शंस को डिवाइड करते हो, वो कैसी वैल्यू होती है? तो कैसी की इसकी वैल्यू इतनी है। मुझे बताओ कितनी बड़ी वैल्यू है इसकी? 10 रेज़ पावर 10 रेज़ पावर 55 मतलब 10 इस तरह से 1 0 0 0 0 0 55 ज़ीरोज़ लगाओ। कितनी ज़्यादा अरबों वैल्यू है इसकी, ओके, बिलियंस ऑफ वैल्यू है इसकी, ओके। बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिएक्शन अगर अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा चला गया है और जो रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा चला जाता है, वो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स कोशिश करते हैं कि वो प्रोडक्ट बनाए, ओके, प्रोडक्ट बनाए और वो रिएक्शन हमारे पास यूज़फुल होता है जहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते हो, जहाँ पर प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते हो, तो रिएक्शंस भी यही कोशिश करते हैं, सही है? तो ये बोलो कि भई अगर ऐसा केस तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, कि रिएक्शन कंप्लीट है, अपनी मकसद जो रिएक्शन का मकसद था वो कंप्लीट है और रिएक्शन की वैल्यू भी कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कंप्लीट तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये चीज़ लिख लो कि रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। इस केस में रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा, एक तो ये बात आप लोग लिखिए और दूसरी बात, अब आप मुझे बताएँ, मैंने कहा था भई जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है, उसकी एक्ज़िस्टेंस ज़्यादा होती है। मुझे बताओ, यहाँ पर अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब डायरेक्टली हमें पता है क्योंकि Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट्स के। तो प्रोडक्ट इधर हमारे पास क्या है? O2 है, तो इसका मतलब O2 स्टेबल है, O2 स्टेबल है। अनस्टेबल क्या चीज़ है? अनस्टेबल रिएक्टेंट्स हो गया। अगर Kc की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी तो हमें पता है कि भई रिएक्टेंट्स क्या होंगे? कम होंगे, जो मैंने इधर बताए थे। तो O3 की वैल्यू कम होगी, तो हम ओ जिसकी वैल्यू कम होती है, जिसकी एक्जिस्टेंस कम होती है, वो अनस्टेबल होता है। तो लिख लें O3, इस रिएक्शन से हमें ये भी पता चलता है कि O3 इज़ हाइली अनस्टेबल, हाइली अनस्टेबल। अच्छा, और जो चीज़ हाइली अनस्टेबल होती है, वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होती है क्योंकि स्टेबिलिटी की रिएक्टिविटी के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी, वो कम रिएक्टिव होगी और जो ज़्यादा अनस्टेबल होगी, जो कम स्टेबल होगी, जो अनस्टेबल होगी, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो इसका मतलब ये है कि QC हाइली अनस्टेबल, अगर हाइली अनस्टेबल है तो वेरी रिएक्टिव भी है, वेरी रिएक्टिव भी है, ओके? तो ये चीज़ और ये मैंने क्यों लिखा है O3 लिखो, O3, ओके? O3 और दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि भाई O2 हमारे पास क्या है? O2 O2 इज़ हाइली स्टेबल, ये स्टेबल है एंड लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है, लेस रिएक्टिव। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अच्छा, ये पहला केस था हमारे पास QC का, ओके? QC का हमारे पास पहला केस था। अब एक और केस है, इफ Kc इज़ वेरी स्मॉल, अगर Kc स्मॉल था, क्या बनेगा? कालिया, अब देखो, इफ number 2 case, if Kc is very small, अगर QC जो है ना, Kc हमारे पास बहुत स्मॉल होगा, तो फिर क्या सीन होगा, ओके? तो फिर क्या किस्सा है यहाँ पर? इस चीज़ को भी अब हम समझते हैं। सपोज़ टू मेरे पास एक रिएक्शन है, ओके? HF, ओके? ये गैस के फॉर्म में, ये जब रिएक्शन करते हैं, आगे जाते हैं, तो ये क्या बनता है हमारे पास? H2 बनाता है, ये भी गैस है, और F2 बनाता है, ये भी गैस है। अच्छा, और इसकी Kc की वैल्यू कितनी होती है? Kc की वैल्यू इधर कितनी होती है? वो होती है हमारे पास 10 पावर -13 माइनस -13 और नहीं, -13 होती है, -13 माइनस में वैल्यू है, देखो माइनस में वैल्यू कितनी छोटी वैल्यू, -13 का मतलब 0.0000000 इस तरह से फिर 1, ओके, बहुत ही कम वैल्यू, 0 से भी कम वैल्यू है इनकी,
बहुत ही लेस है ना। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएँ कि अगर किसी की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू भी वैल्यू कम है, क्योंकि प्रोडक्ट और केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप मुझे बताएँ क्या रिएक्शन फॉरवर्ड में गया है? नहीं, फॉरवर्ड में नहीं गया, बल्कि ये रिएक्शन रिवर्स में ज़्यादा गया है। ये रिएक्शन रिवर्स में ज़्यादा गया है। तो इधर लिख लें कि भई रिएक्शन इज़ अनकंप्लीट, रिएक्शन तो एक कंप्लीट नहीं है। और दूसरी बात ये लिखें कि भई HF कि रिएक्शन इज़ लिटिल रिएक्शन विल मूव लिटिल बहुत ही कम आगे जाए फॉरवर्ड में जाए, क्योंकि रिवर्स में है, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है, किसी की वैल्यू कम है, तो मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम है, ओके? तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत कम ही गया, विल मूव लिटिल फॉरवर्ड, ओके? फॉरवर्ड बहुत ही कम गया है। अच्छा, और यहाँ से हमें क्या पता चलता है? अगर 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 कि केसी की वैल्यू इतनी कम आ रही है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम बनेंगे, प्रोडक्ट कम होंगे और रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि केसी का रिएक्टेंट्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी थी। जो अगर केसी की वैल्यू कम, तो रिएक्टेंट्स की वैल्यू ज़्यादा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है जिस चीज़ की एक्जिस्टेंस ज़्यादा होती है, जो चीज़ रिएक्शन में ज़्यादा पड़ी होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, नहीं होता? तो हम ये कह सकते हैं कि HF जो कि रिएक्टेंट है इज़ हाइली स्टेबल, बहुत ही स्टेबल चीज़, ओके? इज़ हाइली स्टेबल एंड एंड लेस रिएक्टिव, ओके? ये चीज़। अच्छा, अब एक लास्ट केस है, ओके? लास्ट केस ये है कि भई इफ केसी इज़ नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी लेस, फिर क्या होगा भई? केसी ना ज़्यादा लार्ज है और ना ही ज़्यादा स्मॉल है, ओके? केसी नंबर 3rd केस है हमारे पास। If Casey is neither large nor less, ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, तो इसका मतलब क्या होता है? सपोज़ टू मेरे पास एक रिएक्शन है एसिटिक एसिड का COOH, ये जब रिएक्शन करते हैं C2H5 के साथ OH के साथ, तो ये हमें हमें देते हैं, क्या देते हैं हमें? हमें CH3CO C2H5 और प्लस H2O। अच्छा, और इस रिएक्शन की किसी की वैल्यू कितनी होती है? किसी की वैल्यू 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 ना तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू जिससे कि 10 टू पावर 55 या ना ज़्यादा छोटी वैल्यू जिससे कि 10 टू पावर -13, ये बिल्कुल दरमियानी वैल्यू है। तो ये ना ज़्यादा लार्ज है और ना ही ज़्यादा क्या है? ज़्यादा हाई है। ना ज़्यादा लार्ज है और ना ही ज़्यादा लेस है। ओके? ना ज़्यादा लेस है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भई ये रिएक्शन ना ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगा और ना ज़्यादा रिवर्स में आएगा, बल्कि ये बिल्कुल ही क्या होता है? बैलेंस रिएक्शन होता है। एक्सटेंट इस रिएक्शन ना ज़्यादा कंप्लीट हुआ है, ना ज़्यादा इनकम्प्लीट हुआ है, मतलब ये दरमियानी रिएक्शन है, मिडल रिएक्शन, ओके? तो ये एक्सटेंट का हमें इस तरह से पता चलता है। अब अब जो चीज़ समझनी थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली। अब आगे चलते हैं, ओके? अब आगे चलते हैं। अब जो है ना हमारे पास एक और टॉपिक है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। जिसके बाद हमारा हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ओके? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा, 1-2 चीज़ों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। एक है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके? और एक है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये अलग चीज़ है, ओके? ये अलग चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेचर
उसको क्या कर सकता है, उसको इफ़ेक्ट कर सकता है, ओके? उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। ना प्रेशर, ना ही कंसंट्रेशन और ना ही वॉल्यूम उसको क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। जबकि इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट कर सकता है, प्रेशर भी कर सकता है, कंसंट्रेशन भी कर सकता है, ओके? तो ये चीज़ समझनी है। अभी हमने क्या इक्विलिब्रियम एक पॉइंट है। इक्विलिब्रियम कौन-सा पॉइंट है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाए, ये दोनों रेट एक-दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाए, तब उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं रिएक्शन का? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट इधर लिखिए। जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक वैल्यू है, कब की? जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए और उसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को जब हम एक-दूसरे के ऊपर डिवाइड करें, उनका रेशियो ले लें, जो वैल्यू आती है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ओके? वो एक वैल्यू है। समझ गए? तो ये चीज़ें आपने मिक्स नहीं करनी। अच्छा, तो पहले हम इसको हाइलाइट करते हैं। अच्छा, जो चीज़ें हमारे पास इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करती हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से ली चैटलियर प्रिंसिपल ने हमें बताई है। तो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और ली चैटलियर प्रिंसिपल ही हमें बताएगा कि क्या-क्या चीज़ें इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करती है और किस तरह से करती है। ओके? तो पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके? ली चैटलियर प्रिंसिपल। लियर प्रिंसिपल। बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से मैं बताऊँगा। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आसानी से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। अच्छा, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं? इस पे आते हैं। ओके? ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? अच्छा, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल किसने दिया था? ये ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ना, हमारे पास एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उसका नाम क्या था? लुइस ली चैटलियर था। ओके? लुइस ली चैटलियर ने दिया था। लुइस ली चैटलियर, ये फ्रेंच केमिस्ट है। ओके? ली चैटलियर दिया था। ओके, ये उसने क्या किया था? उसने कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था। किस चीज़ पर? इक्विलिब्रियम स्टेट पर। ओके? इस बंदे ने किन-किन चीज़ों का इफेक्ट देखा था? कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट। किस चीज़ पर? इक्विलिब्रियम पर। किस चीज़ पर? इक्विलिब्रियम पर। इस बंदे ने ये चीज़ें देखी थी इक्विलिब्रियम पर। और हम एक लाइन लगाते हैं, इस लेक्चर को सही से आगे बढ़ाएँ। ये कब? इक्विलिब्रियम पर। ओके? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर। अच्छा, कहता क्या है? ली शक्लियर प्रिंसिपल कहता क्या है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ, तो ये कहता है कि भई अ सिस्टम if a system in equilibrium is disturbed, क्या हो जाए? अगर एक सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे हो, एक रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे हो, उसको डिस्टर्ब करो, is disturbed, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी मैंने बता दिया वो क्या-क्या है। अगर उनको आप डिस्टर्ब करते हो, उनको आप डिस्टर्ब बाय सम चेंज, किसी चेंज पर, बाय सम चेंज, सपोज़ तो आपने एक रिएक्शन हो रहा है, आपने उस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दिया। एक रिएक्शन हो रहा है, आपने एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दिया। चेंज है या नहीं है? चेंज है। अगर पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने टेम्परेचर बढ़ाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो आपने चेंज ही कर दिया ना, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए। बाय सम चेंज, चेंज क्या हो सकता है? प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। बाय सम चेंज, तो सिस्टम क्या करेगा? द सिस्टम विल शिफ्ट shift so as to counteract the effect of change.
अच्छा, तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा और सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस तरह से शिफ्ट होगा ताकि उस चेंज के इफेक्ट को क्या कर सके, नेग्लेज बिल्कुल ही काउंटरैक्ट कर सके, खत्म कर सके, उस जो चेंज आया था उसको खत्म कर सके। तो सिस्टम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड से रिवर्स में, रिवर्स से फॉरवर्ड में। तो ये सिस्टम ये काम करेगा। अच्छा, ये प्रिंसिपल जो है ना वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, सब पर अप्लाई होता है, सब पर अप्लाई होता है। तो आते हैं इस प्रिंसिपल के अभी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हो क्या? एप्लीकेशंस ऑफ लीचेट लेयर प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस ऑफ लीचेट लेयर प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस ऑफ लीचेट प्रिंसिपल। ओके, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो एक चीज़ और जो आपने यहाँ पर समझनी है वो ये है कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ के किन इफेक्टिव फैक्टर्स के बारे में, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और कैटलिस्ट के बारे में, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। ओके, पहले पहला इफेक्ट हमारे पास एप्लीकेशन का है, वो है कंसंट्रेशन इफेक्ट। क्या है? कंसंट्रेशन इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट। अच्छा, कंसंट्रेशन को ली चैटलियर प्रिंसिपल किस तरह से काउंटरैक्ट करता है उसको पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन इफेक्ट लिख लें, उर्दू में कुछ लिखवाता हूँ कि भाई लिख ले कि जिसकी मिकदार ज्यादा करोगे, इक्विलिब्रियम दूसरी जानिब जाएगी। ओके, उर्दू में लिखवा रहा हूँ, सही है। दूसरा पॉइंट अभी सिर्फ लिख ले, मैं समझाऊंगा आप कि भाई जिसकी मिकदार कम करोगे इक्विलिब्रियम उसी जानिब जाएगी। अच्छा, क्या कह रहा है कि जिसकी मिकदार कम करोगे, जिसकी मिकदार वो करोगे। अब बात को समझ, अब समझाता हूँ। सपोज टू मेरे पास रिएक्टेंट हार है, रिएक्टेंट्स हैं। ओके, और रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आपने क्या किया, रिएक्शंस, एक रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन अभी चल रहा है, ये रिएक्शन चल रहा है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने क्या किया, एक चम्मच उठाया, आपने क्या किया भाई, चम्मच उठा लिया आपने, एक चम्मच उठा लिया। ओके, और उस चम्मच को क्या कर दिया, और उस चम्मच से आपने इस रिएक्टेंट की तादाद को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। इस रिएक्टेंट की तादाद को आपने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, रिएक्टेंट की तादाद को ज्यादा किया। ली चटलियर प्रिंसिपल कहता है, मैं अगर आपने अब ये एक रिएक्शन था, इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इक्विलिब्रियम में आपने क्या किया, एकदम से आपने रिएक्टेंट्स डाले, चम्मच से आपने रिएक्टेंट्स क्या कर दिए, डाल दिए। तो ली चटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी मिकदार ज्यादा करोगे, इक्विलिब्रियम दूसरी जानिब जाएगी। आपने रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा कर दी, तो अब इक्विलिब्रियम इस साइड पर चली जाएगी, इक्विलिब्रियम किस साइड पर चली जाएगी, दूसरी जानिब चली जाएगी, इस साइड पर, प्रोडक्ट की साइड पर, इस डायरेक्शन में रिएक्शन चालू हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात क्या कहता है कि अगर कि जिसकी मिकदार कम करोगे, ओके, एक तो एक केस हो गया, आपको समझ आ चुका। अच्छा, इसको मैं नहीं मिटाता, सॉरी। अच्छा, दूसरा केस है, एक और रिएक्शन है,
आर तरह से रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, अब इस केस में कहता है कि जिसकी मिकदार कम करोगे इक्विलिब्रियम उसी जानिब जाएगी। आप सपोज़ टू आपने एक चम्मच से रिएक्टेंट्स को क्या कर दिया, अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है। आपने क्या कर दिया, आपने चम्मच से इसकी रिएक्टेंट्स की तादाद क्या कर दी, कम करा दी। रिएक्टेंट्स की तादाद कम करा दी। अब रिएक्टेंट्स की तादाद कम हो गई, अब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा? इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसकी आपने तादाद कम की है, तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में आएगी, रिवर्स में। बात समझ में आ गई? तो कंसंट्रेशन का ये इफ़ेक्ट होता है, कंसंट्रेशन का ये इफ़ेक्ट होता है। देखो, अगर आपने अगर कुछ चेंज डालोगे, तो सिस्टम क्या करेगा? काउंटरैक्ट करेगा। सिस्टम क्या करेगा? शिफ्ट होगा, काउंटरैक्ट करेगा उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए। जब आपने ज़्यादा रिएक्टेंट डाले, तो वो रिएक्टेंट क्या हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए एकदम से, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। अगर आपने रिएक्टेंट कम कर दिए, तो प्रोडक्ट एकदम से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए, ताकि रिएक्टेंट्स की तादाद क्या क्या कर सके? बैलेंस में ला सके, बैलेंस में ला सके। ओके? अब सपोज़ टू मेरे पास एक ये रिएक्शन इस तरह से था। अब इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 100 मोल थे, क्या थे? अगर इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर भी 100 मोल हैं, ओके? पर भी 100 मोल रिएक्टेंट्स हैं, 100 मोल रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पर भी 100 मोल प्रोडक्ट्स हैं, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर आप क्या करते हो, चम्मच से रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा करोगे, सपोज़ टू 100 मोल थे, आपने 200 मोल कर दिए, या 100 मोल थे, आपने कितने कर दिए? 200 मोल कर दिए, 200 मोल कर दिए। अब रिएक्शन ये नहीं करेगा कि बस 200 मोल के साथ इक्विलिब्रियम में जाएगा। नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा। ये 100 मोल जो आपने एक्स्ट्रा डाल दिए, इस 100 में से 50 मोल, इस 100 में से 50 मोल क्या होंगे? 50 मोल आगे जाएँगे, 50 मोल आगे जाएँगे। किधर जाएँगे? आगे जाएँगे, में कन्वर्ट होंगे। और यहाँ पर जो 100 मोल को ये भी 150 मोल कर देंगे, 50 में ज़्यादा डाल देंगे। तो इस साइड पर भी 150 मोल हो गए, और इस साइड पर भी 150 मोल हो गए। देखो, अब वापस बैलेंस हो गए। ज़रूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन की इक्विलिब्रियम पर सेम हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ वैसे ही 150 या 100 का एग्जांपल दिया, सिर्फ समझाने के लिए। और नीचे केस में फिर वही सिस्टम है, ओके? तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन का जो है ना, वो क्या है? इफ़ेक्ट है। अब आप लोग मुझे बताएँ, क्या कंसंट्रेशन का कोई इफ़ेक्ट किसी पर होता है? किसी पर कोई इफ़ेक्ट होता है? नहीं होता, ओके? लिख लें कि भई केसी विल नॉट बी अफेक्टेड। जो केसी की वैल्यू होती है, वो वही रहती है, विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, अभी बताऊँगा अभी कि क्यों इफ़ेक्ट नहीं हो रही, क्यों इफ़ेक्ट नहीं हो रही। सपोज़ टू पहले इधर 100 मोल थे ना, 100 मोल रिएक्टेंट थे और 100 मोल प्रोडक्ट थे। जब आपने रिएक्टेंट नहीं डाले थे, तो 100 मोल थे। अगर मैं केसी निकालना चाहूँ, तो केसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं, तो 100 ओवर 100, ओके? 100 1 100, ये 100 जो काट देंगे, केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। जब आपने इसमें रिएक्शन ज़्यादा कर दिए, तब भी केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 आ गई ना पहले। अब आपने ज़्यादा कर 150 150 डाल दिया ना, तो किसी की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय 150, 150 कट हो जाएगा 150 से, तो तब भी केसी की वैल्यू हो 1 होगी। तो क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ा? क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ा आपने कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से? कोई इफ़ेक्ट किसी पर नहीं पड़ता। केसी को सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है, और कोई चीज़ किसी को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? ओके? तो ये था कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट। अब हम पढ़ते हैं, ये तो कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट था। अब हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ते हैं। किस चीज़ का? टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, टेम्परेचर का। नहीं, टेम्परेचर का इधर कौन-सा इफ़ेक्ट होता है? टेम्परेचर इफ़ेक्ट नंबर 2 है हमारे पास ना, दूसरा इफ़ेक्ट, टेम्परेचर इफ़ेक्ट। अच्छा, टेम्परेचर का भी इधर क्या इफ़ेक्ट होता है? लिख ले, पहले कुछ चीज़ें लिख ले कि भाई, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर
इन टेम्परेचर क्या करेगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या करेगा, एंडोथर्मिक साइड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ओके। और जब आप क्या करते हो, डिक्रीज इन टेम्परेचर करते हो, डिक्रीज इन टेम्परेचर करते हो, तो तब वो क्या करता है, तो एक्सोथर्मिक साइड को वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। आप सपोज टू, मेरे पास एक रिएक्शन है, आर कन्वर्ट होता है टी में, प्रोडक्ट में। इस साइड पर एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड में ये एंडोथर्मिक है। ओके, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ये एंडोथर्मिक है, और रिवर्स में ये एक्सोथर्मिक है। ओके, एक्सोथर्मिक। इनको मैं कलर को चेंज करता हूँ ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। ये रिवर्स में क्या है, एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, मैंने बताया जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक को क्या करेगा, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट किया जाएगा। आप सपोज टू, मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर इज इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब आप मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, व्हेन ये टेम्परेचर डिक्रीज करोगे आप, इसको इसको रिवर्स कर दो चीज़ों को, एक मिनट, फिर एक्सो लिख दो, पर एक्सो लिख दो, और नीचे इंडो लिख दो। ओके। अच्छा, when temperature is increased, जब आप टेम्परेचर को क्या करो, इंक्रीज करो, तो इक्विलिब्रियम किस साइड पर शिफ्ट होगा, मैंने कहा था इंक्रीज इन टेम्परेचर किस चीज को सपोर्ट करता है, इंडो को। तो किस साइड पर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन रिवर्स साइड पे है। तो जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ पर चला जाएगा भैया, रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा, बिल्कुल ही रिवर्स में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा, इंडो को सपोर्ट करके, क्योंकि इंडो रिएक्शन रिवर्स में। ओके, तो लिख ले इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड या इन रिवर्स। ओके, रिवर्स में चला जाएगा। अच्छा, जब रिवर्स में चला जाएगा, जब रिवर्स में चला जाएगा तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, रिएक्टेंट्स विल इंक्रीज, रिएक्टेंट्स इंक्रीज कर जाएंगे, और प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स विल डिक्रीज, प्रोडक्ट्स डिक्रीज कर जाएंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, क्या केसी पर कोई इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, बिल्कुल होता है, केसी विल बी चेंज्ड। ओके, केसी विल आल्सो चेंज। बात समझ में आ गई। ये था टेम्परेचर का इफेक्ट, ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। और अगर क्या आप क्या करो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर वो करता है, सपोर्ट करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, तो फिर रिएक्शन इस तरह से साइड में जाएगा। ओके, बिल्कुल ही फॉरवर्ड में चला जाएगा। ओके, समझ में आ गई। अच्छा, फिर है प्रेशर इफेक्ट, फिर क्या है, प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट को इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो अमोनिया की जो लीच और क्लियर प्रिंसिपल, अमोनिया किस तरह से उससे बनता है, उसको यूज़ करके ये प्रेशर और अमोनिया का हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मुझे दे इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।